जाके हम चैप्टर में पढ़ेंगे सबसे पहले संविधान का मतलब क्या है, संविधान समाज के लिए क्या करता है, संविधान जो है उसमें एलोकेशन ऑफ पावर कैसी होती है समाज में, और उसके बाद संविधान बना कैसे। ठीक है, तो संविधान कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है। इस बार एक सवाल आया था यूपीएससी जीएस पेपर 1 नहीं ऑप्शनल पेपर हिस्ट्री में कि जो अशोक के धम्म है, अशोक के धम्म है वो बड़े इंपॉर्टेंट थे और वो समाज में एक बैलेंस कायम करते थे। पहले के जमाने में रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, बिल्कुल थे। जहां पे रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है, खत्म। भारत में जब डायरेक्ट एक्शन डे हुआ तो 3 दिन के लिए कोई कानून नहीं था और लोगों ने अपने एक दूसरे को नोच खाया। आप अगर जा रहे हो, मान लीजिए कि आप गाड़ी चलाते हुए जा रहे हो, पुलिस ने रोका आपको, अब पुलिस ने आपसे पूछा कि लाइसेंस निकालो अपना, हेलमेट नहीं पहन के जा रहे हो, ओवर स्पीडिंग कर रहे हो, निकाल लाइसेंस। आपने बोला कि नहीं है लाइसेंस, उखाड़ना है उखाड़ लो, जो करना है कर लो। बोला कि अच्छा, मारा घसीट के पुलिस ने आपको दो घंटा मारे। इधर आपको भी गुस्सा है, अपने हेलमेट उतार के मार दिया पुलिस को, खोपड़ी खोल दी। अब दोनों लड़े, तगड़े से लड़े, खूब लड़े, खूना खच्चर कर दिया। क्या ऐसा असली जिंदगी में होता है? नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे पास है रूल्स, हमारे पास है कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे पास है लॉ। रूल्स, संविधान और लॉ के सबसे ऊपर होता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे ऊपर। आप ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? एक्चुअल में क्या होता है, लाइसेंस दिखाओ प्लीज, आप लाइसेंस दिखाइए। हाँ सर, ये लीजिए लाइसेंस। या अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो ये अधिकार है पुलिस वाले के पास कि पुलिस वाला आपका चालान काट दे, ये लॉ में लिखा है। और अगर वो जबरदस्ती आपके ऊपर करता है तो आपके पास ये अधिकार है कि आप पुलिस वाले के ऊपर कंप्लेन कर दो, पुलिस वाला सस्पेंड। अभी एक वीडियो वायरल हुआ था ना कि 8 थप्पड़ मारे थे। यूपी के अमरोहा का एक वीडियो वायरल हुआ, युवक पुलिस से बहस कर रहा था और पुलिस ने 8 थप्पड़ मार दिए, पुलिस वाला सस्पेंड हो गया, हमारे संविधान की वजह से। तो संविधान समाज में बैलेंस लाता है, संविधान को डिसिप्लिन, समाज को डिसिप्लिन लगता है। अगर रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं हो तो लड़ मर जाएंगे, आप समझ रहे हो, एनार्की फैल जाएगी हर तरफ। तो ये समय समय की मांग है कि रूल्स चाहिए। समाज में जो कल्चर है, आपने देखा होगा कि समाज के, जैसे सेपियंस किताब में लिखा है ना कि कल्चर क्या है, कल्चर समाज का एक रूल है कि आपको इस पर्टिकुलर रूल को फॉलो करना अगर आपको यहां पे रहना है, वरना आप समाज से बर्खास्त कर दिए जाओगे। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? ठीक है, तो ये चीज है। वेरी गुड शालू, चलो सब आगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बॉडी ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू विच स्टेट इज कॉन्स्टिट्यूशनल और गवर्न। ये फंडामेंटल प्रिंसिपल है, संविधान जो है इसी से ही हमारे समाज का गवर्न, यहां पे गवर्न को हिंदी में क्या कहते हैं, गवर्न को हिंदी में क्या कहते हैं, भूल गया। अरे छोड़ो उसको, वो बताओ मुझे गवर्न को हिंदी में क्या कहते हैं। तो इससे गवर्न किया जाता है समाज को, ठीक है ना, वी गवर्न इट। तो अब ये बेसिक रूल्स आपको देता है। अब बेसिक रूल्स इसमें क्या क्या होते हैं जो समाज के लिए लाभकारी हो, जो समाज के लिए लाभकारी हो, जो सरकार के लिए भी लाभकारी हो। जैसे आज जो है पीएफआई को बैन किया गया, पॉपुलर फ्रंट ऑफ, आज की न्यूज है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और 8 और ऑर्गेनाइजेशन को बैन किया गया। तो अब संविधान का हवाला दिया गया, यहां पे लॉ का हवाला दिया गया। आप समझ रहे हो, लॉ भी संविधान के अंदर आएगा ना। अवलन कैसे? अरे भैया, पार्लियामेंट संविधान के ही तो अंदर आती है। संविधान में आर्टिकल 81, 82 राज्यसभा लोकसभा के बारे में बात करता है कि नहीं, वहीं से तो लॉ बनते हैं। तो अब कौन क्या डिसाइड करेगा? कौन डिसाइड करता है? पार्लियामेंट। याद रखिएगा। देखिए, अभी आपको मैंने बताया कि रूल्स है जो समाज के लिए बड़े जरूरी है और समाज को गवर्न करते हैं, मैंने आपको बताया। तो अगर हम बात करते हैं ये डिसाइड कौन करता है, किसको हमने इतनी अथॉरिटी दे दी, तो द थिंग, हमने अपनी अथॉरिटी दी है पार्लियामेंट को। पार्लियामेंट यानी कि लोकसभा और राज्यसभा। और ये पार्लियामेंट जो है, केंद्र में पार्लियामेंट है और राज्य में विधानसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली, हम कई बार इसकी बात कर चुके हैं, ठीक है ना। तो यही जो सभा है, असेंबली है, ये डिसाइड करती है। अब असेंबली में बैठता कौन है? असेंबली में बैठता है जिनको हमने चुन के भेजा है, जिनको हमने चुन के भेजा है वो वहां पे कानून बनाएंगे और वो संविधान बनाएंगे। संविधान तो वैसे बन चुका है, वो बताएंगे हमको कि हमको क्या करना है, समझ रहे हो। तो यहां से हमारा जो संविधान है वो बनता है और हमारी पार्लियामेंट ये डिसाइड करती है। फंक्शंस देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पे 4 चीजों की बात की है।
फंक्शंस क्या है संविधान का? सबसे पहले सब फंक्शंस क्या है? बेसिक रूल्स है। ये सब कीवर्ड्स है, ये बेसिक रूल्स है भाई। इसमें जो है मिनिमम कोऑर्डिनेशन अमंग्स द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी, जो समाज के सदस्यों के बीच न्यूनतम समन्वय की अनुमति देता है। मिनिमम कोऑर्डिनेशन, आप समझ रहे हो कि न्यूनतम समन्वय तो होना ही चाहिए, इससे नीचे तो कोई बर्दाश्त ही नहीं है। ये रूल्स जो हैं आपको मानने पड़ेंगे, चाहे आप कोई भी हो, आपको संविधान के हिसाब से चलना पड़ेगा। आप नहीं मार सकते पुलिस को थप्पड़, नहीं पुलिस आपको थप्पड़ मार सकती है, नहीं कोई आपको गिरफ्तार कर सकता, क्योंकि संविधान में यह लिखा है। ठीक है? और संविधान समाज को बनाने के लिए, एक देश को बनाने के लिए, समाज देश को बनाता है, मतलब देश समाज से ही तो बनता है। क्यों? बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड, ये किसके पास पावर? हु हैज द पावर टू मेक डिसीजन इन अ सोसाइटी? इट डिसाइड्स हाउ द गवर्नमेंट विल बी कंस्टिट्यूटेड। ये दूसरा फंक्शन होता है कॉन्स्टिट्यूशन का। मैंने क्या बताया? जीरो से शुरू है, यहां पे एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो। संविधान में हर एक चीज लिखी गई है। भारत का संविधान सबसे बड़ा है किसी भी देश का संविधान, क्योंकि देखिए मान लीजिए ये धरती है, ठीक है, ये धरती है। अब जब धरती बनी नहीं थी, हुआ क्या? धरती कुछ नहीं हुआ, तो यहां पे हम आए, है ना। 21 लाख साल जो है जीवन आया, 6 लाख साल पहले इंसान आए। अब इंसान जो है, इंसान पहले तो हंटर और गैदरर से उसको इतनी अकल नहीं थी, वो जाता था शिकार करता था, वापस आ जाता था। लेकिन फिर खेती आई 10,000 साल पहले। अब जब खेती आई तो लोग यहाँ पे सेटल होने लगे। अब एक जगह पे सेटल होने लगे, पहले माइग्रेट करते थे, इधर उधर जाते थे। तो अब लोगों को पता चला कि अगर हमको समाज में रहना है तो रूल्स कहना है, नियम कहना है। हमको एक नियम चाहिए। अब ये नियम क्या होगा आप बताइए? आप मान लीजिए कि आपका घर है, उसमें नियम क्या होगा? सबसे पहले लीडर कौन होगा घर का? एक लीडर होगा पर्टिकुलर, तो घर का लीडर कौन होगा? उसके बाद जो लीडर होगा और जो इसके और मेंबर्स होंगे, मान लीजिए 15 सदस्य, एक लीडर है, एक मेंबर है, ठीक है। लीडर करेगा क्या? इसके पास क्या क्या पावर होंगी, मेंबर्स के पास क्या क्या पावर होंगी, है ना। क्या क्या घर के फायदे के लिए, घर को बढ़ाने के लिए क्या क्या जरूरी है। और मान लो कि कोई दूसरे घर वाला हम पे हमला करता है तो हम उससे कैसे बच सकते हैं। ये सारी चीजें आएंगी ना, ये सारी चीजें आएंगी। तो यही संविधान देता है, यही फंक्शन है कि किसके पास कितनी पावर रहेगी और कौन जो समाज के लिए, सोसाइटी के लिए जो डिसीजन लेगा उसके पास कितनी पावर रहेगी। आप समझ रहे हो? और सरकार कैसे बनेगी? सरकार बनना बहुत ज्यादा जरूरी है। सरकार नहीं बनेगी तो पॉलिसी कैसे बनेगी? सरकार ही तो देश की पॉलिसी, समाज की पॉलिसी बनाती है ना, है ना। सरकार बनाएगी तो सरकार का बनना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक पर्टिकुलर लीडर होना चाहिए जो देश को आगे ले जाए। तो इंसान, यहां देश की बात, फंडामेंटल कौन है? इंसान, हमसे ही है समाज। अब अच्छा, हम भी जानवर भी हैं भाई, तो जानवर को भी प्रोटेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, जानवरों का भी ख्याल रखना। मैन इज ऑल्सो एन एनिमल। हम भी तो, एक प्लेटो ने बोला था मैन इज अ सोशल एनिमल, हम भी तो एनिमल ही है। क्यों? ठीक है, चलो तीसरा फंक्शन क्या है? सम लिमिट्स। Constitution is to set some limits on what a government can impose on citizens. These limits are fundamental in the sense that government may never trespass them. देखो यहां पे एक तरफ है गवर्नमेंट, ये तीसरा फंक्शन है, एक तरफ है सिटीजन्स और एक तरफ है गवर्नमेंट, ठीक है। अब वैसे तो सिटीजन्स और गवर्नमेंट में हमेशा टसल चलती है, सिटीजन वर्सेस गवर्नमेंट। सरकार क्या है? जनता की है, जनता की नौकर है। जो जनता चाहेगी वो सरकार को करना पड़ेगा, लेकिन हर वक्त ऐसा नहीं होता है। जैसे आज PFI के ऊपर बैन लगाया, ठीक है। अब UAPA जैसे एक कानून आया है, संविधान के तहत ये कानून आया है, UAPA, अनलॉफुल एक्टिविटीज एंड प्रिवेंशन एक्ट। इसके तहत अगर आप संविधान के खिलाफ जाते हो, जिसमें लिखा है बकायदा सेक्शन 3 सब सेक्शन 1 में ये लिखा है कि अगर आप ऐसी गतिविधि करते हो जो संविधान के खिलाफ है और आप संवैधानिक अथॉरिटी को चैलेंज करते हो तो आपको हम जेल में डाल देंगे और आपकी बेल नहीं होगी। कहने का मेरा मतलब क्या? कहने का मेरा मतलब ये है कि संविधान बहुत ज्यादा आपको फ्रीडम देता है, लेकिन इतनी भी फ्रीडम नहीं देता कि आप कुछ भी करो। अगर मान लो समाज को तोड़ने पे उतर है, आप ऐसी काम कर रहे हो कि जिससे समाज टूट रहा है, आप जिसमें समाज में अशांति फैला रहे हो, समाज के एक गुट को आप भड़का रहे हो, तो यहां पे सरकार के पास ज्यादा ताकत है। समझ रहे हो? यहां पे सरकार के पास ज्यादा ताकत है। सेम गोस विद फॉर गवर्नमेंट। अगर मान लीजिए गवर्नमेंट जो है वो समाज में अशांति फैला रही है, वो लोगों को भड़का रही है, वो जो सिटीजन्स है उनके राइट्स छीन रही, तो यहां पे सिटीजन्स के पास भी ताकत है कि वो सरकार को कटघरे में खड़ा कर दे। समझ? ऐसे प्रोविजंस जो हैं वो हमारे संविधान में
दिए हुए हैं। तो इसीलिए समझिए कि ऐसे प्रोविजंस है कि सरकार कभी भी जो सिटीजन्स हैं उनको ट्रेसपास ना कर सके और सिटीजन भी सरकार को ट्रेसपास ना कर सके, एक प्रॉपर बैलेंस क्रिएट हुआ है। चौथा, संविधान का क्या, द कॉन्स्टिट्यूशन इज टू अनेबल द गवर्नमेंट टू फुलफिल द एस्पिरेशंस ऑफ सोसाइटी। मैंने क्या बताया, जनता के लिए सरकार है, सिविल सर्वेंट है। अगर आप आईएएस के पास जाओगे उसको काम करना पड़ेगा, आपके लिए बैठा है। पुलिस के पास जाओगे उसको कंप्लेंट लिखनी पड़ेगी, वो आपके लिए ही बैठे हैं, वो अपने लिए नहीं बैठे हैं। तो जो लोगों के एस्पिरेशंस हैं उनको पूरा करना पड़ेगा। सरकार दो तरीके की होती है, डेमोक्रेटिक और एक अथॉरिटेरियन। डेमोक्रेटिक सरकार में तो आप, ये तो है इंपॉर्टेंट, लेकिन अब अथॉरिटेरियन में तो फिर एक ही इंसान की चलती है, कि हमने बात भी की है। और सबसे इंपॉर्टेंट, फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ अ पीपल। देखिए, संविधान आईना होता है आपके समाज का। आपका समाज कैसा, आपका देश कैसा है। भारत का समाज विविध है, बहुत डिफरेंट है। तो भारत के समाज में, मतलब भारत के संविधान में हमारा देश है पूरा का पूरा, हमारी विविधताएं, और ये एक तरीके से समझाता है, क्योंकि ये बेसिकली इट रिप्रेजेंट्स द आइडेंटिटी ऑफ द पीपल। अफ्रीका में जो कानून है वो भारत में लागू नहीं होगा, क्योंकि अफ्रीका की पॉलिटिक्स अलग है, वहां की ज्योग्राफी अलग है, भारत की ज्योग्राफी अलग है, पॉलिटिक्स अलग है। और अगर आप देखो तो ये हिस्ट्री है, ये इतिहास। जैसे भारत में हमेशा से डेमोक्रेसी रही है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, साउथ में हमेशा से डेमोक्रेसी रही, चोल एम्पायर, है ना। ऐसे ही अगर आप इतिहास देखो तो अफ्रीका में कभी डेमोक्रेसी नहीं रही, मिडिल ईस्ट में कभी डेमोक्रेसी नहीं बन रहा, हमेशा राजा महाराजा है। ठीक है, तो आप ये देखो कि भारत में डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। भारत में ऐसा कई बार हुआ है जब जीरो से लोग उठे और बहुत ऊंचे पद पे पहुंचे, राइट। तो ये चीज है। अब देखिए, संविधान के जो प्रोविजंस हैं उनको कैसे एनेबल किया जाता है। ये तो हमने संविधान की बात कर ली, संविधान क्यों है, संविधान का पर्पस क्या है। लेकिन जो प्रोविजंस है, जो संविधान में लिखा है, उसको आप कैसे कर सकते हो। आप देखिए, constitutions are not only rules and regulations controlling the powers of the government, they also give powers to the government for pursuing collective good. सिर्फ यहां पे सरकार को ही ताकत, सब नागरिकों को ताकत नहीं है ना। रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, लेकिन यहां पे सरकार को भी ताकत है पूरी तरीके से। सरकार को इसलिए ताकत दी गई है कि अगर सरकार को ताकत नहीं दी जाए तो आप ये बताइए कि फिर कैसे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहेगा। देश को सरकार को चलाना है, तो सरकार जो है वो पब्लिक के हिसाब से फैसले लेगी। लेकिन कई बार आप देखते हैं कि सरकार को थोड़े कठोर कदम भी उठाने पड़ते हैं, और वो भी संविधान में दिया। देखिए, याद रखिए कि संविधान बहुत जरूरी इसलिए है क्योंकि अगर कुछ भी सरकार करती है, कुछ भी, अगर आपको अरेस्ट भी कर रही है ना, तो वो आपको उसको रीजन देना पड़ेगा कि आपने क्यों अरेस्ट किया। सरकार जो है, जो किताब में लिखा है, जो संविधान में लिखा है, उसी के हिसाब से चल रही है। वो संविधान का हवाला देगी। अगर कश्मीर में 370 को खत्म किया गया तो संविधान उसमें लूप होल्स ढूंढे गए कि क्या इसमें लूप होल्स है, क्या दिक्कत है इसमें, क्या ये संविधान हमको अनुमति देता है। क्योंकि कोर्ट में चैलेंज हो जाएगा, और अगर कोर्ट में चैलेंज हो गया, वो संविधान के खिलाफ जा रहा है, आपके खिलाफ जा रहा है, तो उसको नल एंड वॉइड करार दे दिया जाएगा, खत्म हो जाएगी। तो इसीलिए संविधान बहुत ज्यादा जरूरी है। अब देखिए, साउथ अफ्रीका की बात करें तो साउथ अफ्रीका में, जैसे साउथ अफ्रीका में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था, बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन था, अपार्थाइड, नेल्सन मंडेला है। तो साउथ अफ्रीका का अगर संविधान देखें तो उसमें व्हाइट और ब्लैक्स की बात की गई है, सारी इक्वालिटी हटाई गई है, नेचर को प्रिजर्व करने की बात की गई है, क्योंकि साउथ अफ्रीका ही पूरा का पूरा बहुत ज्यादा नेचरिस्टिक है कि नहीं। तो यहां पे साथ ही साथ अगर इंडोनेशिया की बात करें तो इसमें माइनॉरिटीज की बात की गई है, इसमें बच्चों की बात की गई है। कहने का मतलब यह है कि संविधान जो है वो एक आईना होता है लोगों का। अब उसके बाद फंडामेंटल्स आइडेंटिटी ऑफ अ पीपल, यही बताया मैंने। यहां पे जो पीपल है, दे आर कलेक्टिव आइडेंटिटी। जैसे पूरा भारत जो है ना एक है, दे आर कलेक्टिव आइडेंटिटी come into being through basic constitutions. It is by agreeing to a basic set of norms about how one should be government and who should be governed that one forms a collective identity. One has many set of identity that existed prior to a constitution. बिल्कुल सही बात है। अब संविधान जो है वो आपको एक कलेक्टिव आइडेंटिटी देता है। जैसे संविधान आने से पहले भारत की बहुत सारी आइडेंटिटी थी। चोल अलग थे, इधर अहोम किंगडम था वो अलग था, सेंट्रल इंडिया अलग था, वहां पे राष्ट्र कटास हो गए, आपके गुर्जर प्रतिहार्स हो गए, तोमर्स हो गए, वो रूल कर रहे थे, राजपूत हो गए, ठीक है, ऊपर अलग था। तो कहने का मतलब है भारत की कोई कलेक्टिव आइडेंटिटी नहीं थी, लेकिन संविधान पूरे भारत को एक करता है। संविधान की मूल आत्मा क्या है? भारतीय संविधान की मूल आत्मा यही है कि हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। तो एक कलेक्टिव आइडेंटिटी देने का हमको प्रयास करता है।
अब जब आप इस एग्रीमेंट को साइन करोगे, अगर आप भारत में रहते हो यानी कि आपने संविधान को एक्सेप्ट किया है, तो आप इस बेसिक पॉलिटिकल आइडेंटिटी को एग्री करते हो। समझ रहे हो? बेसिक पॉलिटिकल आइडेंटिटी क्या है? अलग नहीं है। यहां पे कहने का क्या तात्पर्य है? कहने का यह तात्पर्य है कि आइडेंटिटी अलग है। जैसे एक परिवार है, उसमें 5 लोग हैं, हो सकता है एक इंसान कुछ करे, हो सकता है कि इंसान कुछ करे, हो सकता है कि इंसान, पांचों के अलग अलग उद्देश्य होंगे, पांचों के अलग अलग रूल्स होंगे, लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, सबके लिए एक सेट ऑफ रूल्स है जो आपको फॉलो करने हैं। ना कोई भेदभाव, हो सकता है कोई बड़ा लड़का हो, कोई छोटा, बड़े लड़के को बड़ी तवज्जो दी जा रही, छोटे लड़के को नहीं दी जा रही, लेकिन यहां पे ऐसा कुछ नहीं है। यहां पे हर एक इंसान, चाहे वो कितना भी गरीब हो और चाहे वो कितना भी अमीर हो, उसको एक ही तरीके से ट्रीट किया जाएगा। संविधान हमारा ये कहता है ना? तो अब ये एक पॉलिटिकल, बेसिक पॉलिटिकल आइडेंटिटी बनाता है। समझ रहे हो? देन देयर इज मॉरल आइडेंटिटी। मॉरल आइडेंटिटी की बात करें तो देखिए, नैतिक बहुत ज्यादा जरूरी है। ये जितने भी अथॉरिटेटिव कंस्ट्रेंट हैं नहीं है यहां पे, मतलब खत्म कर दिए गए हैं एक तरीके से। ठीक है, भारत में कभी भी डिक्टेटरशिप नहीं आ सकती, क्योंकि हमारा संविधान इसको अलाउ ही नहीं करता। क्योंकि हमारा संविधान जो है वो इंडिविजुअल एस्पिरेशंस, गोल्स और फ्रीडम्स पे बेस्ड है पूरा का पूरा। कि इंसान जो इंडिविजुअल है वो क्या चाहता है। पहले ऐसा नहीं था, पहले सरकार के हिसाब से देश चलते थे, सरकार के हिसाब से सब होता था, लेकिन अब लोगों के हिसाब से सब होता है। अब सरकार अपनी मनमानी कहीं पे नहीं कर सकती, 5 साल बाद या उससे पहली सरकार हट जाती है। आप समझ रहे हो? तो ये एक मॉरल आइडेंटिटी, संविधान एक मॉरल आइडेंटिटी भी क्रिएट करता है। समझ रहे हो? तो ये चीज है। देन उसके बाद, it may be the case that many basic political and moral values are now shared across different constitutional traditions. ठीक है, तो ये दोनों आपका, एक तो पॉलिटिकल आइडेंटिटी हो गया और आपकी कलेक्टिव मॉरल आइडेंटिटी हो गई। अभी डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रेडिशंस में साझा किए जाते हैं, संवैधानिक परंपराओं में साझा किए जाते हैं। कुछ भी होगा, कुछ भी, कोई लॉ आएगा, कोई पॉलिसी बनेगी, तो हमेशा ये पॉलिटिकल आइडेंटिटी और मॉरल आइडेंटिटी का ध्यान रखा जाता है। समझ रहे हो? अब कैसे इसको प्रोमलगेट किया जाता है, मोड ऑफ प्रोमलगेशन। अब इसमें यह बताया है कि संविधान आया कैसे और किसने संविधान को ड्राफ्ट किया, उनके पास कितनी अथॉरिटी थी। चलिए ये भी देख लेते हैं। अब जैसे कई देशों में संविधान निष्क्रिय रहते हैं क्योंकि वे सैन्य नेताओं या नेताओं द्वारा तैयार किए जाते हैं। अब इसका मतलब, एग्जांपल पाकिस्तान, ठीक है, और अफ्रीका में जैसे युगांडा हो गए, और भी बहुत सारे देश हैं, चाइना में, रशिया में, यहां पे जो संविधान है, साउथ अमेरिका के कुछ देश, ये सैन्य ताकत ने, यानी कि सेना ने तख्ता पलट किया और सेना ने संविधान बनाए। जैसे अभी म्यांमार इज द रिसेंट एग्जांपल। जब म्यांमार को ब्रिटिश से आजादी मिली तो वहां पे सेना आई और सेना ने पूरा का पूरा संविधान अपने हिसाब से बनाया। अब ये संविधान जो है वो इंडिविजुअल के राइट्स को कर्टेल करते हैं। इसमें इंडिविजुअल के राइट सबसे आखिरी में होंगे। सबसे बेस्ट एग्जांपल यहां पे भारत और अमेरिका है। अमेरिका का कानून 1789 में बना, टोटल 10 ही अमेंडमेंट्स, मतलब उस समय तो यहाँ पे बिल ऑफ राइट्स, बाद में फंडामेंटल राइट बना, और भारत का संविधान। अब भारत, अमेरिका में की बात करते हैं, अमेरिका में कौन लोग थे जिन्होंने संविधान बनाया? अमेरिका में वो लोग थे जो आजादी के लिए लड़े। 1776 अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जो आजादी के लिए, जो अमेरिका की आजादी के लिए उठ खड़े हुए, वही लोगों ने संविधान बनाया। भारत में कौन? भारत में वो लोग जो भारत की आजादी के लिए लड़े, जो इंटेलेक्चुअल्स थे, जिनके साथ पब्लिक थी। कहने का क्या मतलब है? कहने का यह तात्पर्य है, लोगों की इच्छाओं को ये लोग प्रकट कर रहे थे। भारत में महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, राम मनोहर लोहिया, ये जितने भी महानुभाव थे, ये सब लोगों की इच्छाओं को, लोग जो चाह रहे थे उसी के ही हिसाब से ये लोग काम कर रहे थे। तो आप ये समझिए कि जब संविधान बनेगा तो लोगों के हिसाब से बनेगा, जो लोग चाहेंगे वो चीज होगी। तो यहां पे जहां जहां इस तरीके से कानून बनाया गया, वो देश आज बहुत समृद्ध है और लोग फ्री हैं। लेकिन जहां जहां सैन्य ताकतों से कानून बनाया गया, उन देशों की हालत आप देख लीजिए, वो परेशान है, लोगों को कोई राइट्स नहीं है और लोग वहां से त्रस्त हो चुके हैं। समझ रहे हो? तो ये चीज है। अब अगर हम भारत के संविधान की बात करें तो भारत के संविधान की शुरुआत वैसे 1909 से ही हो गई थी। ठीक है, मैं आपको बता देता हूं। संविधान की शुरुआत होती है, भारत में कानून था, ब्रिटिशर जब आए तो उससे पहले भी कानून था, एम्पायर्स थे उस समय।
उससे उस वक्त भी कानून था, मुगल्स ने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए थे, सब कुछ था। लेकिन जब ब्रिटिशर आए तो उनको लगा कि भाई देखो बहुत जरूरी है कि इनको कानून में बांधा जाए, तो मनुस्मृति का सहारा लिया ब्रिटिशर ने। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि बैटल ऑफ प्लेसी हुई, बैटल ऑफ बक्सर हुई, और उसके बाद मराठा वॉर, पंजाब मतलब एंग्लो सिख वॉर, मैसूर वॉर, इन सब के बाद हम ये देखते हैं कि पूरी 1857 में ब्रिटिशर के पास ताकत आ गई। लेकिन 1764 के बाद जब ब्रिटिशर बंगाल में स्थापित हो गए, तब उन्होंने देखा कि बहुत ज्यादा करप्शन है और हमको रेगुलेट करने की जरूरत है, हमको रूल्स एंड रेगुलेशंस की जरूरत है। तब पहली बार 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया, कुछ लिखित आया, इस हिसाब से आप चलोगे। देन 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया, देन 1793 में एक्ट आया, ठीक है। अब 20-20 साल में एक्ट आ रहा है। 1813 में ब्रिटिश की मोनोपोली खत्म कर दी, फिर 1833 में एक्ट आया जिसमें मैकॉले कमीशन भी आया, फिर 1853 में, और फिर 1857 में वॉर हुई। अब 1857 में वॉर हुई तो 1861 में इंडियन पीनल कोड आया, आईपीसी, जिसकी धाराएं पुलिस यूज करती है। कहने का मतलब क्या है, देखिए यहां पे रूल्स आ रहे हैं, समझ रहे हो, एक्ट आ रहा है, कानून आ रहा है। यहां पे कानून क्या कह रहा है कि ब्रिटिश इंडिया कैसे भारत में व्यवहार करेगा और लोगों के साथ कैसा व्यवहार करेगा। लेकिन यहां पे लोगों के, देखिए ब्रिटिशर को तो अपनी पड़ी थी, वो तो अपने हिसाब से कानून बनाएंगे, लोगों के हिसाब से तो कानून बनाएंगे नहीं, तो वो अपने हिसाब से कानून बना रहे थे। वो भारत की वेल्थ ले जा रहे थे और ब्रिटेन में वहां पे डेवलप कर रहे थे। ओके, तो ये चीज है। अब हम ये देखते हैं कि 1893 1885 में कांग्रेस आ गई थी। तो कांग्रेस ने बोला कि हमको, पहले कांग्रेस में नरम दल आए, ठीक है, मॉडरेट्स थे वो। तो कांग्रेस ने बोला कि हम नहीं चाहते कि ब्रिटिशर हमसे दूर जाए, लेकिन हम चाहते हैं कि हमको ज्यादा रिप्रेजेंटेशन मिले। तो उनकी कुछ मांग ये थी कि सबसे पहले तो आप हमारे सोर्सेस को यूज कर रहे हैं, रेलवेज को, आप हमारी रेलवेज को अपने लिए यूज कर रहे हैं, हमारा फाइनेंशियल ड्रेन हो रहा है, हमारा पैसा आप खर्च कर रहे हैं, हमारे लोगों को आप दूसरे अपने हित के लिए, मतलब जो सिपाही है अपने लिए आप यूज कर रहे हैं, और जो बजट है, बजट उल जलूल पैसा आप खर्च कर रहे हैं, तो इस पे रोक लगाएंगे। अब इसके लिए आप हमको रिप्रेजेंटेशन दीजिए, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। पहले कांग्रेस आजादी नहीं चाहती थी, ब्रिटिशर रहे, ब्रिटिश के अंदर रह के ही हम आजादी ले सकते हैं, हमको बढ़िया चीजें मिल सकती हैं, लेकिन हमको पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन चाहिए। अब ब्रिटिशर ने बोला ठीक है दे देंगे तुमको, कोई बात नहीं। कांग्रेस ने वेट किया, तो पहली बार 1909 में मिंटो मॉरल रिफॉर्म आया। अब इसमें कांग्रेस को कुछ नहीं मिला, जो रिप्रेजेंटेशन की बात की थी कुछ नहीं दिया, ऊपर से समाज को बांट दिया, कम्युनल इलेक्टोरेट आ गया। कम्युनल इलेक्टोरेट यानी कि जो मुस्लिम्स हैं वो मुस्लिम्स के लिए वोट करेंगे, हिंदू है हिंदू के लिए वोट करेंगे। दिमाग खराब हो गया। अगले 10 साल बाद 1919 में, अब हर 10-10 साल बाद कानून आएगा, मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स आ गए, जिसमें रोलेट एक्ट आ गया। हालांकि अब यहां पे संविधान सभा दी गई, पार्लियामेंट दी गई, डायरकी आई, समझ रहे हो, डायरकी आई। कहने का मतलब यह है कि हमारा संविधान 1909 से बनना शुरू हो गया था, और अब 1919 में वोटिंग आप वोट कर सकते हैं। धीमे धीमे ये कानून जो है वो हमें देखते हैं कि अब आगे बढ़ेगा। फिर 1927 में साइमन कमीशन आया, अगेन कानून बनाया गया। अब उसके बाद साइमन कमीशन जब आया तो भारतीयों ने बोला कि हमको तो आप कोई कुछ दे नहीं रहे हो। साइमन कमीशन में 7 मेंबर्स थे, भारत के लिए आप कानून बनाने आए हो और भारतीय आपके कमीशन में नहीं है, ऐसे तो चलेगा नहीं। तो हुआ क्या कि यहां पे जो इंडियंस थे उनको बोला तुम बनोगे, तुम्हारी औकात है कानून बनाने की। ब्रिटिशर ने बोला, नेहरू रिपोर्ट आ गई, नेहरू रिपोर्ट में पूरे के पूरे कानून का खाका था। इसमें फंडामेंटल राइट्स की बात की गई थी, इसमें वोटिंग की बात की गई थी। यह भी एक कानून के लिए बहुत बड़ा स्टेप था। सबसे बड़ा 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, हमारा जो कानून है 70% 1935 से लिया गया है, मतलब 70 क्या, पूरा ही पूरा का पूरा आप समझ लीजिए। 1935 का कानून जो है वो 1947 जो आज हमारा संविधान है उसका बेस बना, समझ। तो ये चीज है। फिर हम ये देखते हैं कि 1940 के बाद से एक अलग ही खेल शुरू हो गया यहाँ पे। 1940 के बाद से क्या खेल शुरू हुआ? अभी तक तो भारत जो है, भारत अभी तक कह रहा था कि देखो हम ब्रिटिश के साथ हैं, हम कुछ भी करेंगे, मतलब हम ब्रिटिश से अलग नहीं है, हम चाहते हैं कि ब्रिटिश के अंदर ही हमको आजादी मिले। लेकिन अब खेल बदल गया 1930 में लाहौर सेशन, और फिर हम ये देखते हैं कि टोटल इंडिपेंडेंस की मांग हुई और 26 जनवरी को हमारा आजादी दिवस जो है वो तय किया गया। ठीक है,
कि 26 जनवरी को हम आजादी दिवस मनाएंगे। ये आइकॉनिक डेट है, इसीलिए ही आजादी दिवस तो हमने 15 अगस्त को मनाया, लेकिन इसी डेट को मद्देनजर रखते हुए हमने 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस चुना। तो अब हुआ क्या कि अब कांग्रेस ने बोला कि हमको डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, क्योंकि अभी तक डोमिनियन स्टेटस की मांग चल रही थी कि हम ब्रिटिश के अंदर ही काम करेंगे। लेकिन अब कांग्रेस ने बोला नहीं, हमको अब टोटल इंडिपेंडेंस चाहिए, लेकिन उसके लिए आपको संविधान चाहिए। जब तक आपके पास संविधान नहीं होगा आपका खुद का, तब तक कुछ नहीं होगा। तो कांग्रेस संविधान की बात करने लगी, संविधान सभा की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात करने लगी, कानून की बात करने लगी, इंडिपेंडेंस की बात करने लगी। लेकिन इधर मोहम्मद अली जिन्ना बोलने लगे 1940 में, पाकिस्तान रेजोल्यूशन जिसको बोला जाता है कि हमको अलग पाकिस्तान चाहिए। अब देखिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हुई, अब डेडलॉक क्रिएट होता है। तो अब यहां क्या था कि कांग्रेस कह रही थी हम पाकिस्तान नहीं बनने देंगे, मुस्लिम लीग कह रही थी हमको पाकिस्तान चाहिए, और ब्रिटिशर इन दोनों में सहमति कराने में जुटी हुई थी। क्रिप्स मिशन आता है, देसाई लियाकत पैक्ट आता है, राजगोपालाचारी प्लान आता है, सब फेल हो जाता है। 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान आया। कैबिनेट मिशन प्लान जो है ये इसने नींव रखी हमारे कानून की, और इसी ने ये बोला कि एक संविधान सभा बनाई जाएगी, एक संविधान, एक कंस्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाएगी। तो हम ये देखते हैं कि 6 दिसंबर 1946 को हमारे यहां एक कंस्टिट्यूएंट असेंबली बनती है। एक कंस्टिट्यूएंट यानी कि संविधान बनाने की सभा। फाइनली ब्रिटिश ने ये एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है हम तुमको संविधान दे देंगे और आजादी भी दे देंगे। ओके, तो अब संविधान सभा बनी। अब ये कंस्टिट्यूएंट असेंबली के टेम्परेरी प्रेसिडेंट थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, फर्स्ट प्रेसिडेंट थे ये, है ना, बट इंटरिम थे क्योंकि ये सबसे बड़े थे। ये बेसिकली डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे, ही वॉज ओल्ड, मतलब वो सबसे सीनियर लीडर थे। तो उस समय ये प्रथा थी कि सीनियर लीडर को एक इज्जत के तौर पे हमको प्रेसिडेंट बनाना है, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बने। फिर उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद परमानेंट प्रेसिडेंट बने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो कंस्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट बने। पहले टोटल 389 मेंबर्स थे, लेकिन बाद में पाकिस्तान अलग हो गया। जब कंस्टिट्यूएंट 1946 में पाकिस्तान अलग थोड़ी ना हुआ था, तो इसमें जो सीटें किसको कितनी सीटें मिलेंगी, तो जो सीट्स थी उसमें पाकिस्तान भी था, लेकिन 1947 में पाकिस्तान अलग हो गया, तो वो पाकिस्तान की सीटें कम हो गई, समझे आप। तो इस तरीके से हुआ, अब पाकिस्तान चला गया, इसी बीच हमारा पार्टीशन हुआ, हमारा बंटवारा हो गया। अब जब हमारा बंटवारा हुआ तो और बड़ी प्रॉब्लम, बहुत ज्यादा खून खराबा। इस बीच हमारा संविधान भी बन रहा है। 2 साल 11 महीने लगे हैं, 2 साल 11 महीने हमारे संविधान को बनने में लगे हैं, ठीक है। 2 साल 11 महीने बाद 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान अडॉप्ट किया जाता है। 7,000 से ज्यादा अमेंडमेंट हुए, 3 बार रीडिंग हुई, क्योंकि जब भी संविधान पढ़ने जाते बहस होती। पहले संविधान का ड्राफ्ट तैयार किया, बहस होती। अच्छा, 8 कमिटीज बनाई गई थी, 8 कमिटीज बनाई गई थी संविधान के लिए, टोटल 8 कमिटीज बनाई गई थी, और भी बहुत सारी चीजों की। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट थी ड्राफ्टिंग कमिटी। ड्राफ्टिंग कमिटी क्या, जो संविधान को ड्राफ्ट करेगी, जो हमारे संविधान को बनाएगी, जिसमें 7 मेंबर्स थे और जिनके चेयरमैन डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे, ठीक है। तो B.R. अम्बेडकर और बाकी 7 मेंबर्स जो हैं, मतलब बाकी 5 मेंबर्स जो 6 मेंबर्स जो वो बैठते थे, संविधान बनाते थे। बहुत सारे देशों के संविधानों को वो स्टडी करते थे, और उसके बाद 26 नवंबर 1949 को हमको संविधान मिला, और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान जो है वो इफेक्ट में आया, और हम एक रिपब्लिक हो गए, हमको संविधान मिल गया, और अब रूल्स एंड रेगुलेशंस भारत में आ गए। तो ये हमारे संविधान की स्टोरी है। अब हमारा संविधान जो है फ्लेक्सिबल है, रिजिड भी है, फ्लेक्सिबल भी है। रिजिड मतलब होता है जिस संविधान में चेंज ना किया जा सके, फ्लेक्सिबल मतलब होता है जिस संविधान में चेंज किया जा सके। तो बहुत सारे ऐसे अमेंडमेंट्स हैं संविधान, हमारे संविधान में 100 से ज्यादा अमेंडमेंट्स है, और हमारा संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है ना। तो ये चीज है, ये हमारे संविधान की कहानी है जो मैंने आपको बता दी, ठीक है। सब्सटैंटिव प्रोविजंस हम देख लेते हैं। सब्सटैंटिव मतलब तो जो करना चाहिए, व्हाट फॉर्म, एक तरीके से, ठीक है। तो अब ये देखिए, सक्सेसफुल संविधान का मतलब क्या है कि हर किसी को ये ताकत है। हमारे संविधान की सबसे बड़ी बात क्या है, फंडामेंटल राइट्स सबसे बड़ी, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 32 तक, क्योंकि ये मूलभूत अधिकार आपके हैं। पहले ये मूलभूत अधिकार थे ही नहीं, पहले ये मूलभूत अधिकार आपको दिए ही नहीं जाते थे। इंसान जो है वो यूरोप में अगर बात करें तो चर्च के हिसाब से रहता था। बाद में बहुत सारे थिंकर्स हैं, उन्होंने बोला कि भैया जो बेसिक नीड है इंसान की वो तो दो। तो आज ये मूलभूत अधिकार सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको बिना बात के कोई अरेस्ट नहीं कर सकता, आप देश में कहीं पे भी घूम सकते हैं,
पहले ये सब फ्रीडम नहीं थी। आप वोट दे सकते हैं, गरीब से गरीब इंसान, चाहे वो कितना भी गरीब हो, आप वोट दे सकता है। पहले नहीं था। 1919 में जब वोटिंग राइट्स दिए तो सिर्फ अमीर लोग, देश का खाली 10% इंसान वोट दे सकता था, लेकिन आज हर कोई वोट दे सकता है। यूनिवर्सल सफरेज ऐसा था, हर देखिए संविधान के एक एक क्लॉज पे डिस्कशन हुआ, एक को छोड़ के, जो था यूनिवर्सल कवरेज, यूनिवर्सल सफरेज, ठीक है, वोटिंग देने का अधिकार। तो पहले इसकी 21 साल उम्र थी कि जो भी 21 साल का है वो वोट दे सकता है। बाद में एक्ट आया 61st अमेंडमेंट 1989, तो इसकी उम्र 18 साल की गई राजीव गांधी के समय, ठीक है ना। तो यही है कि जितने भी परमानेंट, अब हमारे संविधान में अगर आप देखो तो आर्टिकल 25 से लेकर 28 फ्रीडम ऑफ रिलीजन और 28 से लेकर 31 कल्चरल एजुकेशनल राइट्स। अब कल्चरल राइट्स में क्या आता है? माइनॉरिटीज। मैंने क्या बताया, एक संविधान जो है वो पूरे देश को रिप्रेजेंट करता है, तो हमारे यहाँ माइनॉरिटीज भी हैं। तो हमने, हमारे सिख हैं, हमारे यहाँ पारसी हैं, हमारे ईसाई हैं, हमारे मुस्लिम्स हैं, हमने सबका ध्यान रखा है, जैन, बुद्धिस्ट, इनफैक्ट ज्यूज का भी ध्यान रखा है, एंग्लो इंडियंस का भी ध्यान रखा है। इन माइनॉरिटीज को हमने संभाल के रखा है। तो यही दिखाता है कि हमारा संविधान कितना लिबरल है। क्यों? ये चीज है। देन उसके बाद बैलेंस इंस्टीट्यूशनल डिजाइन है, ये बहुत बड़ी बात है। किसी भी इंस्टीट्यूशन, अब इंस्टीट्यूशन क्या हो गए? वो जिनको संविधान ने ताकत दी है, जैसे इलेक्शन कमीशन हो गया, इलेक्शन कमीशन हो गया, आपका जुडिशरी हो गया, आपका यूपीएससी हो गया, ये सब आपके इंस्टीट्यूशंस हो गए। समझ रहे हो? अब ये जितने भी हैं, आपका लेजिस्लेचर हो गया, ये जितने भी हैं, किसी के पास ऐसा नहीं कि सोल पावर है, चेक्स एंड बैलेंस है। एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, लेजिस्लेटिव, एक दूसरे के ऊपर चेक्स एंड बैलेंस है। संविधान के खिलाफ जाओगे तो कोर्ट है, कोर्ट आपको लताड़ देगा, कायदे से लताड़ेगा, चाहे आप प्राइम मिनिस्टर हो चाहे चीफ मिनिस्टर। संविधान के खिलाफ जाओगे तो कोर्ट उसको खत्म कर देगा। चेक्स एंड बैलेंस है, समझ। जज जो है वो प्रॉब्लम करेगा तो जज को बर्खास्त कर दिया जाएगा। इंपीचमेंट, महाभियोग, एमएलए अगर गड़बड़ करेंगे तो उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा हाउस से, है ना। तो यहां पे चेक्स एंड बैलेंसेस हैं। इलेक्शन सही हो तो उसके लिए इलेक्शन कमीशन है, एग्जाम सही हो, एडमिनिस्ट्रेशन सही हो तो उसके लिए यूपीएससी है। ओके, तो हर जगह आपको पावर जो है वो बटी हुई देखने को मिलेगी। तो वेल क्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेगमेंट पावर इन द सोसाइटी इंटेलिजेंटली, तो किसी भी ग्रुप को इतनी पावर ना मिले कि संविधान को खत्म कर दे। अब अगर हम बात करते हैं कि यहां पे सिंगल इंस्टीट्यूशंस के पास मोनोपोली नहीं है, जो हम बता रहे हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस हॉरिजॉन्टल फ्रैगमेंट्स है। देखिए हॉरिजॉन्टल मतलब क्या होता है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल मतलब जब पावर का इस तरीके से बंटवारा होता है, वर्टिकल मतलब जब इस तरीके से पावर का बंटवारा होगा। हॉरिजॉन्टल में हर कोई इक्वल है, लेकिन वर्टिकल में ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, 15। तो हमारे आपको हर जगह हॉरिजॉन्टल देखने को मिलेगा। हमारे यहाँ देखिए लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी है, और इंडिपेंडेंट बहुत से इलेक्शन कमीशन थोड़ी ना, ऐसा थोड़ी ना कि जो लेजिस्लेचर है वो इलेक्शन कमीशन से एकदम बना हुआ है, राइट। तो ये चीज है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब मैं बताता चल रहा हूं, यही सारी चीजें लिखी हुई हैं। फिर एक और एस्पेक्ट की अगर बात करें इंटेलिजेंट इंस्टीट्यूशन की, जो डिजाइन है, बैलेंस है, ठीक है, वैल्यूज, नॉर्म्स एंड प्रोसीजर्स। अच्छा, वैल्यूज की अगर बात करते हैं, नॉर्म्स की बात करते हैं, प्रोसीजर्स की बात करते हैं, तो मान लीजिए जैसे सरकार के पास इमरजेंसी प्रोविजंस है, ओके, 352, 356, 360, लेकिन वो आप कब यूज करेंगे? आप, सरकार जो है वो एक इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, लेजिस्लेचर एक इंस्टीट्यूशन है, लेजिस्लेचर के थ्रू आप इमरजेंसी लगा सकते हैं, लेकिन आपको वैलिड रीजन देना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा, हाउस को बताना पड़ेगा। और हाउस के पास ताकत है, हाउस के पास ताकत है कि वो इमरजेंसी को अप्रूव करती है, नहीं करती है, यानी कि प्रॉपर बैलेंस क्रिएट किया गया है, ठीक है ना। तो ये चीज है, हमारा बहुत ही रिजिड नहीं है, ना ही बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल है, हमारा बीच में संविधान जो है वो आता है, ठीक है। अब जो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन मतलब क्या होता है कि जो आप चेंज ही नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहां पे ये रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो टूट सकता है। बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल मतलब जो हमेशा चेंज हो रहा है, इतना ज्यादा फ्लेक्सिबल कि पब्लिक के हिसाब से ही चल रहे हैं, जो पब्लिक कह रही उसी में झुके जा रहे। तो कल को पब्लिक बोले कि चलो इस स्टेट को अलग करते हो, तो उसमें संविधान बदल दिया गया, ऐसा भी हमारा नहीं है। तो हमारा ना ही बहुत ज्यादा रिजिड है, ना ही बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है। ये मैं आपको बता ही चुका हूं कि भारत में संविधान बना कैसे,
ठीक है, तो ये लिखा हुआ है। एमएन रॉय 1934 में एमएन रॉय जो है उन्होंने कंस्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया देता है। एमएन रॉय बहुत इंटेलेक्चुअल थे, मतलब इन्होंने 1000 से ऊपर के लेख लिखे और इनकी किताबें कमाल की रही हैं, ठीक है। तो एमएन रॉय के जो आइडियाज हैं, मतलब उन्होंने एक तरीके से शेप दिया है, बहुत जबरदस्त, बहुत ही इंटेलेक्चुअल इंसान थे। इनकी बायोग्राफी मैंने कवर की है, आप देखिएगा। तो ये सब मैं आपको बता ही चुका हूं, ठीक है। तो इसमें अगर कुछ है तो फिर नहीं, कुछ तो खास है नहीं, ठीक है। जो मैंने बताया था दोबारा रिपीट करने का कोई फायदा नहीं है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो कंस्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट बने। और इसमें ब्रिटिश कैबिनेट के हिसाब से, देखिए हमारे यहाँ हमने क्या बताया कि ब्रिटिश रूल करते थे, तो हमारे ज्यादातर प्रोविजन जैसे पार्लियामेंट्री प्रोविजन जो है, जैसे हमारे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है, वो ब्रिटिश से इन्होंने उठाई है। अमेरिका में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है। अगर अमेरिका रूल करता भारत के ऊपर, तो हमारे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी होती। तो हमने ब्रिटिश लाइंस पे ये लिया। अब ये देखिए, ये आप देख सकते हैं कि स्ट्रक्चर की बात करें तो अब स्ट्रक्चर देखिए, उस समय भारत, दो भारत था, एक था ब्रिटिश इंडिया और एक था प्रिंसली स्टेट। ये दो भारत उस समय चल रहे थे पैरेलली। ब्रिटिश इंडिया तो ऑटोमेटिकली पूरा भारत, इसमें 11 प्रोविंस आते थे, आधा भारत था। तो ये अपने आप जब संविधान लागू हुआ तो ये अपने आप आ गया, भारत आजाद हुआ। तो लेकिन ये जो प्रिंसली स्टेट्स थे, इनको मनाना पड़ा, 565 रियासतें, इनको मनाना पड़ा। अब इनको मनाने के बाद ब्रिटिश प्रोविंस और प्रिंसली स्टेट्स, इन दोनों को सीट्स दी गई, ठीक है। तो जो प्रोविंस थी और जो प्रिंसली स्टेट्स थे, उनको सीट्स अलॉट की गई। अब देखिए, याद रखिएगा कि इनको सीट्स प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से, प्रोपोर्शनल मतलब क्या, जहां पे आपकी पॉपुलेशन ज्यादा है वहां पे ज्यादा सीट्स। रेशियो जो था वो 1:10 लाख, हर 10 लाख पे एक सीट उस समय अलॉट की गई थी। आप समझ रहे हो। अब रिजल्ट क्या हुआ कि 292 मेंबर्स थे, ठीक है। 292 मेंबर्स ब्रिटिश रूल में थे, जो प्रोविंसेस थी, क्योंकि प्रोविंसेस ब्रिटिश इंडिया बड़ा था, तो उसमें 292 मेंबर्स थे, 292 सीट्स थी। और जो प्रिंसली स्टेट्स, इनको 93 सीटें मिली। समझ रहे हो, यानी कि ब्रिटिश इंडिया को 292, प्रिंसली स्टेट्स को 93 सीटें मिली, ठीक है। टोटल 389 हुई थी, ठीक है। अब उसके बाद यहां पे मुस्लिम, सिख कम्युनिटीज और बाकी लोगों को भी उनके पॉपुलेशन के हिसाब से रिप्रेजेंटेशन मिला, यानी कि रिजर्वेशन भी था। फिर उसके बाद प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करें तो उनके अपने रिप्रेजेंटेटिव थे, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से, जिनका सिंगल ट्रांसफरेबल वोट था। मेथड जो था वो इट वाज डिटरमाइंड बाय द कंसल्टेशन, ठीक है, कि ये लोग पहले कंसल्ट करेंगे और उसके बाद बताएंगे कि कौन इस सीट पे खड़ा होगा, और फिर उसके बाद वोटिंग होगी, राइट। तो ये चीज, लेकिन पार्टीशन हुआ, पार्टीशन जब हुआ तो आधी सीटें चली गई, पाकिस्तान में तो खाली 299 सीटें रही। ये सब मैं अभी जस्ट बताया था, है ना। तो अब उसके बाद फिर जैसा कि मैंने बताया कि रीडिंग्स होती है, बहुत सारी रीडिंग्स हुई, और अल्टीमेटली 284 मेंबर्स जो थे वो 24 जनवरी 1950 में प्रेजेंट थे। 26 जनवरी 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इट केम इनटू फोर्स, और रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस जो है वो इसी दिन हमारा मनाया जाता है। तो ये चीज है। हालांकि जैसा कि मैंने बताया कि उस समय बहुत वायलेंस हो रहा था, 1947 की बात है। इधर लोग कट रहे हैं, मर रहे हैं, और इधर हम देख रहे हैं कि हमारा संविधान बन रहा है, ठीक है। तो ये चीज है। यूनिवर्सल सफरेज पे कोई भी बहस नहीं हुई थी, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ डेलिब्रेशन। अच्छा भाई, ये क्या है प्रिंसिपल ऑफ डेलिब्रेशन? का मतलब ये है कि जब कांग्रेस आई, ठीक है, जब इलेक्शन हुए या जब संविधान बन रहा था, कांग्रेस ने जब संविधान बन रहा था, तो हर किसी का व्यू लिया गया, हर किसी को बैठाया गया और हर किसी से पूछा। पूरा का पूरा संविधान क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कस हुआ था। 7000 अमेंडमेंट्स हुए थे, 7000 बार उसको चेंज किया गया था। इतनी बार चेंज किया गया, इतनी बार चेंज, किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई प्रॉब्लम। ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी या किसी एक इंसान के लिए यह संविधान बना है। यह संविधान हर एक कम्युनिटी के लिए था, हर एक इंसान के लिए था। इस संविधान को इस तरीके से बनाया गया था कि किसी को भी कोई प्रॉब्लम है, स्पेशली जो हमारी माइनॉरिटीज हैं और जो हमारी औरतें हैं, उनको भी कोई प्रॉब्लम ना हो, हम सबकी सुनेंगे। तो इसी को प्रिंसिपल ऑफ डेलिब्रेशन बोला गया कि इट इज डिजायरेबल दैट डाइवर्स सेक्शन ऑफ द सोसाइटी पार्टिसिपेट, इक्वली इंपॉर्टेंट दैट दे पार्टिसिपेट नॉट ओनली एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ देयर ओन एंटिटी और कम्युनिटी। जैसे मान लो कि जैसे कई ऐसे प्रोविजंस थे जिसमें यह बोला गया कि हमको ज्यादा आप तवज्जो दो, अब उसके ऊपर भी डिस्कस होता था। यानी कि यहां पे एक पर्टिकुलर ग्रुप की बात नहीं थी, यहां नॉर्थ ईस्ट की बात नहीं थी, साउथ नॉर्थ वेस्ट ईस्ट की बात नहीं थी, सेंट्रल की बात नहीं थी, यहां पे बात थी हर किसी की। एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी बताया था ना अभी,
एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी के रूप में लोगों को रिप्रेजेंट करना। ओके, तो ये चीज है और ये सबके दिमाग में बात थी और इसीलिए हमारा जो संविधान है वो इतना शानदार बना। और आप समझिए कि इसमें लड़ाई झगड़ा भी नहीं हुआ, ऐसा भी नहीं कि इसमें एकदम दंगे हो गए, फसाद हो गए। बैठा, डिस्कशन हुआ, आपकी बात हम मानेंगे। कांग्रेस की जो पहली सरकार बनी थी उसमें लेफ्टिस्ट भी थे, उसमें राइटिस्ट भी थे, उसमें कंजर्वेटिव भी थे, उसमें हर कोई था, श्याम प्रसाद मुखर्जी तक को शामिल किया गया था। आप समझ रहे हो, B.R. अम्बेडकर पहले लॉ मिनिस्टर बने। यह बात अलग है कि बाद में सब अलग हो गए, बाद में सब चले गए, है ना, लेकिन फिर भी जब पहली सरकार बनी तो जवाहरलाल नेहरू ने हर किसी को यहां पे शामिल किया। समझ रहे हो, तो ये चीज है। अच्छा, ये जो मेंबर्स थे, याद रखिएगा कि ये जो मेंबर्स थे ये एक पूरे तबके को रिप्रेजेंट कर रहे थे जो चुन के आए थे। मैंने क्या बताया कि ये लोगों की रियल प्रॉब्लम्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे। हमारा संविधान इतना अच्छा इसलिए बना क्योंकि लीडर्स इतने शानदार थे, लीडर्स इतने बेहतरीन थे। और आप देखिए, भारत आज इतना महान इसीलिए है क्योंकि 1947 के लीडर्स कमाल थे। वो लोगों की बात सुनते थे, जो रियल प्रॉब्लम्स थी उनको वो चोट करते थे। ठीक है, तो ये चीज है। डिबेट, बहुत सारी डिबेट्स हुई, चैप्टर्स पे डिबेट्स हुई, जिसकी वजह से हमारा संविधान जो है वो और अच्छा होता गया। संविधान और अच्छा होता गया और संविधान निखरता गया। संविधान आया, पहली रीडिंग में बहुत दिक्कतें हुई, ये बदलना है, वो बदलना है, डिबेट्स हुई, बहुत सारे क्लॉज पे, माइनॉरिटीज पे डिबेट्स हुई, रिजर्वेशन पे डिबेट्स हुई, औरतों के रिप्रेजेंटेशन पे डिबेट्स हुई, रीजन्स पे डिबेट्स हुई, लैंग्वेज पे डिबेट्स हुई, स्टेट राज्य पे डिबेट हुई कि कैसे इसको ऑर्गेनाइज करेंगे, हर किसी पे डिबेट हुई। और अल्टीमेटली हम ये देखते हैं कि इसी को मतलब हमारे संविधान को मतलब जो कंक्लूजन आया, ठीक है, जो जिस पे सब राजी हुए। आप समझ रहे हो कि इतने सारे मेंबर्स को, 299 मेंबर्स को जो कि पूरे देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन सबको राजी किया गया। यहां पे 29 करोड़ लोगों का उस समय ख्याल रखा गया और वो सब राजी थे। जब हमारा संविधान लागू हुआ तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इसीलिए हमारा संविधान इतना शानदार है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया कि उस समय 8 कमिटीज बनाई गई थी, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल और B.R. अम्बेडकर, ये 4 मेन थे। ठीक है, जिन्होंने इन कमिटीज को हेड किया था। लेकिन वही है कि यहां पे मेन ये था कि हमको अपना संविधान बनाना है और संविधान बना और 2 साल 11 महीने लगे। अभी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन भी पास हुआ। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या था? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जवाहरलाल नेहरू लेके आए थे कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। यही बाद में प्रीएम्बल बना। प्रीएम्बल मतलब इंट्रोडक्शन, जो संविधान का इंट्रोडक्शन है कि हम एक सॉवरेन इंडिपेंडेंट रिपब्लिक रहेंगे। ठीक है, हमारी जो टेरिटरीज है, यूनियन शैल बी ऑटोनोमस यूनिट्स एंड एक्सरसाइज ऑल पावर्स एंड फंक्शंस टू द गवर्नमेंट। हर एक चीज यहां पे दी गई है। हमारा जो देश है वो जो पूरे एकदम इंडिपेंडेंट रहेगा, एक रिपब्लिक रहेगा। इंटीग्रिटी, संप्रभुता को हम बनाए रखेंगे कि बाहर का बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं होगा। जो लोग हैं उनको सोशियो इकोनॉमिक फाइनेंशियल फ्रीडम दी जाएगी, लोगों का ख्याल रखेंगे। फंडामेंटल राइट्स, बैकवर्ड एरियाज, जो भी माइनॉरिटीज हैं या जो सबसे पीछे है लाइन में, उनका ख्याल रखा जाएगा। यही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है ये बाद में बनता है प्रीएम्बल, है ना। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा ये जवाहरलाल नेहरू ने बताया। अब इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स की बात करें तो इसमें वही है कि देखिए, सरकार को डेमोक्रेटिक होना है और अगर लोगों का वेलफेयर करना है तो इस पे बात आएगी। बेसिक प्रिंसिपल तो यही है ना, हमारे संविधान का भी बेसिक प्रिंसिपल यही है कि डेमोक्रेटिक और वेलफेयर। लेकिन डेमोक्रेटिक वेलफेयर आएगा कैसे? इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट से। अगर मान लीजिए कि किसी को कोई प्रॉब्लम हुई तो वो पुलिस के पास जाएगा। मान लो कि एक अमीर ने किसी के लैंड को, किसी गरीब के जमीन को हथिया लिया, तो वो गरीब कहां जाएगा? कोर्ट में जाएगा और वो कोर्ट डिसाइड करेगा। तो इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसमें बेसिकली एग्जीक्यूटिव आता है, लेजिस्लेचर आता है और जुडिशरी आता है ना। बैलेंस्ड सरकार के लिए, बैलेंस्ड गवर्नमेंट के लिए इनका मतलब बैलेंस्ड समाज के लिए इनका होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो ये चीज है। आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे बहुत लोगों को ये बोला जाता है कि हमारा बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है। एक ये भी था कि हमने बोरो किया, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, हमारे जो निर्माता हैं संविधान के, उन्होंने दुनिया भर के संविधानों को स्टडी किया। अब एक बात बताओ, एक चीज जो आप लागू करना चाहते हो वो ऑलरेडी दुनिया में है, संविधान में है, तो हम उससे लेंगे ना। ये बहुत ही बढ़िया चीज थी। देखिए, अपनी गलती से मत सीखिए, आप दूसरों की गलती से सीखिए, वो जीनियस होता है। तो हमने दूसरों की गलती से सीखा। ये एक डिबेट चलती है कि हमारा संविधान तो बोरोड है, लेकिन बहुत ही इंटेलिजेंट तरीके से
इंटेलेक्चुअल आर्गुमेंट्स दिए गए यहां पे, और यहां पे सारे के सारे संविधान को स्टडी किया गया, पूरी दुनिया को स्टडी किया गया, और उसमें यह देखा कि क्या है लोगों के लिए सबसे बेहतर, क्या क्या क्लॉज रहेंगे, उसी हिसाब से हमारे संविधान को लिया गया। जैसे फंडामेंटल राइट्स अमेरिका से आए हैं, जुडिशियल रिव्यू की जो पावर है वो अमेरिका से आई है। अब ब्रिटिश से सबसे ज्यादा लिया गया, हमारे ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से सबसे ज्यादा लिया गया है। पार्लियामेंट्री पूरा का पूरा जो पार्लियामेंट्री प्रोसेस है वो ब्रिटिश से लिया गया है। 5 ईयर प्लान यूएसएसआर से लिए गए हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी भी यहाँ पे आयरलैंड से ली गई है। लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी वो फ्रेंच से ली गई है, ठीक है, कनाडा से लिया गया। तो हर जगह से, अब आप वैसे तो अगर आप देखोगे तो ये सब यूरोपियन ही देश है ना, और यहाँ पे कहीं ना कहीं तो ब्रिटिश का या फ्रांस का या इटली का हमें देखते हैं कि रूल रहा था, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो बोरोइंग का मतलब ये नहीं है कि हम गुलाम हैं, इट्स नॉट स्लेविश, फार फ्रॉम इट। ईच प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैड टू बी डिफेंडेड ऑन ग्राउंड्स इट वाज सूटेड ऑन इंडियन प्रॉब्लम। भाई लोगों को दिक्कत थी, ये लोगों के पास भाई जमीन नहीं थी, लोगों के पास जमीन नहीं थी तो राइट टू प्रॉपर्टी डाल दिया फंडामेंटल राइट्स में, राइट टू प्रॉपर्टी। लोगों को उस समय बहुत ज्यादा दिक्कत थी, अनटचेबिलिटी हो गया, इक्वालिटी हो गया, लोगों को सही से ट्रीट नहीं किया जाता था, गिरफ्तार कर लिया जाता था, तो डाला ना इसमें आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 राइट टू इक्वालिटी डाल दिया कि अब डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, रेस, कास्ट, सेक्स, रिलीजन के नाम पे कोई भी आपसे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। जो टाइटल्स है ना, राजा महाराजा जो बड़े बड़े टाइटल्स थे उनको एबॉलिश कर दिया जाएगा। तो ये सारी चीजें जो उस समय इंडिया की प्रॉब्लम थी वो सब हमारे संविधान में डाला। और देखिए इतना बड़ा संविधान, सब कुछ बोरोड नहीं है, ये भी आपको बता दूं, सब कुछ बोरोड नहीं है। ये सारी चीजें उस समय इंडियंस की जो प्रॉब्लम थी वो हमारे संविधान में इसको सम्मिलित किया गया। तो इस तरीके की बहुत भारत लकी था कि ये चीजें जो है वो हमने इसमें लेके आए। ये लेक्चर था दोस्तों, ये